अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह यूपी पीसीएस का हो यानी उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सर्विसेज, अथवा उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ, अथवा अन्य अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इस भाग का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। ऑप्शन है 1 कपास, 2 है गन्ना, 3 है आलू और 4 है जेट्रोफा। तो इसका सही आंसर होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा के द्वारा ही बायोडीजल तैयार किया जाता है, यानी बायोडीजल के लिए यह जेट्रोफा महत्वपूर्ण फसल है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ओनली हा है, इस पर है रहेगा। तो चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 बाघ परियोजना से, 2 है घड़ियाल परियोजना से, 3 है पक्षी संरक्षण से और 4 है पादप संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि चिपको आंदोलन जो आज प्रेजेंट में उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए यह चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी पादप संरक्षण से है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, यानी रीजन क्या है। ऑप्शन है आवासीय विनाश, 2 है आवासीय प्रदूषण, 3 है अत्यधिक दोहन एंड 4 है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। तो इसका सही आंसर होगा आवासीय विनाश। आवासीय विनाश यानी आवास नष्ट होने के कारण जैव विविधता के कम होने का यह मुख्य कारण भी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 1 1970, 2 है 1972, 3 है 1975 एंड 4 है 1980। तो इसका सही आंसर होगा 1972। 1972 में 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है 16 सितंबर, 2 है 20 सितंबर, 3 है 22 सितंबर एंड 4 है 25 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेट था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है। तो ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। संतृप्त से तात्पर्य है सेचुरेटेड एरिया। ओके, तो सेचुरेटेड एरिया कौन सी है, यानी भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन 1 है पूर्वी घाट, 2 है पश्चिमी घाट, 3 है बंगाल की खाड़ी एंड 4 है थार का रेगिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा 2 पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से
यह सैचुरेटेड एरिया है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? ओके, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? ऑप्शन 1 है बायोगैस संयंत्र, ऑप्शन 2 है नाभिकीय संयंत्र, ऑप्शन 3 है तापीय संयंत्र और ऑप्शन 4 है हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। तो यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा आप लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो शक्ति यानी पावर भी दे रहा हो और खाद्य भी दे रहा हो, तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र जो है, शक्ति से पावर भी कंज्यूम होता है और खाद्य भी, दोनों के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है 1 पेरिस में, 2 है क्यू में, 3 है टोक्यो में एंड 4 है हावड़ा में। तो इसका सही आंसर होगा क्यू। क्यू में विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न यह है कि यह क्यू जो प्लेस है या स्थान है या कहाँ पड़ता है? तो यह इंग्लैंड में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह स्थान इंग्लैंड में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसी क्यू में यानी इंग्लैंड में विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ऑप्शन 1 है ताप का बढ़ना, 2 है वर्षा का होना, 3 है सूखा पड़ना एंड 4 है कृषि करना। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर होगा या ताप का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वह ताप का बढ़ना है। तो यह सबसे इन ऑप्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताप का बढ़ना। इसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन 1 है कीटों द्वारा, 2 है पक्षियों द्वारा, 3 है चमगादड़ द्वारा एंड 4 है सांपों द्वारा। तो इसमें सही आंसर होगा कीटों द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कीटों द्वारा जो है फेरोमोन्स, सामान्यतः फेरोमोन्स एक प्रकार का हार्मोन्स है, यह कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? ऑप्शन 1 है भोजन, 2 है औषधि, 3 है औद्योगिक उपयोग एंड 4th है पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका सही आंसर होगा 4th पारिस्थितिकी तंत्र। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? ओके, प्रश्न को फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन 1 है शैवाल, 2 है कवक, 3 है लाइकेन एंड 4 है फर्न। तो शैवाल को एल्गी बोलते हैं और कवक को फंगी बोलते हैं, और लाइकेन और फर्न ये दोनों तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है ही है। तो इसमें से हम लोगों को देखना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक है। तो इसमें जो प्रदूषक संकेतक है वह लाइकेन है। ओके, तो लाइकेन
पालूजन इंडिकेटर प्लांट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, यूपी पीसीएस में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है पूर्वी घाट, 2 है पश्चिमी घाट, ओनली केवल घाट है, घाट घाट नहीं होगा, प्रिंट में मिस्टेक हो गया है। पश्चिमी घाट, 3 है मालवा पठार और 4th है छोटा नागपुर पठार। तो ऑप्शन है कह रहा है पूर्वी घाट, 2 है पश्चिमी घाट और 3 है मालवा पठार और 4th है छोटा नागपुर पठार। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। ओके, यहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है और पश्चिमी घाट पर वर्षा अधिक होती है, मानसूनी वर्षा जब भारत में प्रवेश करती है, तो इसलिए पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ पर वर्षा मैक्सिमम 450 सेंटीमीटर तक होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं। किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र, 2 है उत्तर प्रदेश, 3 है मध्य प्रदेश एंड 4th है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, यानी सबसे अधिक भूमि पर गन्ने की कृषि या खेती की जाती है या फार्मिंग होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है कर्नाटक, 2 है हरियाणा, 3 है तमिलनाडु एंड 4th है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक राज्य में पड़ता है या स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है राजस्थान, 2 है गुजरात, 3 है मध्य प्रदेश एंड 4th है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा 1 राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यह आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस भाग के। फिर इसी तरह हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले भाग में मिलते हैं और आप लोग मेरा चैनल एग्जाम 21 अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। और इसी तरह इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में या प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले भाग में।